आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर के यह केमिस्ट्री का लेक्चर आज हम लोग इस वीडियो में मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है। इसके पहले हमने आपको दूसरा पार्ट शुरू किया। वो दूसरे पार्ट का पहला वीडियो था। हमने उसमें थोड़े से मिस्टेक के जरिए पार्ट 7 डाल दिया था, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वो पार्ट मतलब दूसरे लेसन का पार्ट 1 था। आज ये दूसरे लेसन का पार्ट 2 है। उसमें पार्ट 1 में पार्ट 7 लिखा गया था, सो उसके लिए थोड़ा सा खेद है हमें। तो आज हम लोग इस पाठ में मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी के बारे में सीखेंगे। क्योंकि इसके पहले हम लोग मेंडलीव के प्रारंभिक आवर्त सारणी क्या थे, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी बारे में किस प्रकार से नियम प्रस्तावित किया, इन सारी बातों को इसके पहले वाले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार से मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कैसे की गई, कौन इनका हेल्प किया, इन सारी बातों को इस वीडियो में सीखते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। जैसा कि इसके पहले आपने देखा था कि मेंडलीव ने जब अपना पहला आवर्त सारणी बनाया था, तो मेंडलीव ने अपने पहले आवर्त सारणी में, जिसे हम मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी नियम कहते हैं, उन्होंने उसमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था और उन्होंने देखा कि यदि हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखें तो जो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण होगा उसके आवर्ती फलन होगा। मेंडलीव ने अपना पहला आवर्त सारणी प्रस्तुत कर दिया। लेकिन जब कुछ समय बीता तो एक वैज्ञानिक आए मोज़ले, उन्होंने मेंडलीव के दिए हुए आवर्त सारणी को जितने भी तत्व थे सबका एक्स किरणों के प्रकीर्णन द्वारा जांच किया और उन्होंने पाया कि जो तत्व होते हैं उनका मूल लक्षण परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक है। तो मोज़ले ने मेंडलीव का मदद किया और उन्होंने बताया कि तत्वों का जो मूल लक्षण है वो परमाणु भार न होकर परमाणु क्रमांक है, क्योंकि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ये बताता है कि उस तत्व का रासायनिक गुण क्या होगा। क्योंकि परमाणु क्रमांक का तात्पर्य प्रोटॉनों की संख्या से होती है और प्रोटॉनों की संख्या सदैव नाभिक में होता है और नाभिक का विघटन होने से ही तत्व की प्रकृति बदलती है। तो इसलिए प्रत्येक तत्व का जो रासायनिक गुण होता है उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। तो इससे मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में संशोधन किया और संशोधित करके मेंडलीव ने एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का संशोधित आवर्त सारणी नियम कहते हैं। तो मेंडलीव ने अपने संशोधित आवर्त सारणी में परिभाषित किया कि यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखें तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। यही मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी का नियम है। अर्थात मेंडलीव ने स्पष्ट किया कि यदि हम तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रख दें तो हर एक निश्चित अंतराल के बाद उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण होंगे वे एक निश्चित अंतराल के बाद हमेशा उनके गुणों में समानता पाई जाएगी, अर्थात पुनरावृत्ति होगी। इसके आधार पर
मेंडलीव की आवर्त सारणी संशोधित की गई और आधुनिक आवर्त सारणी का नियम प्रस्तुत किया गया। इसे हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के नियम से भी जानते हैं। अब जब मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी प्रस्तुत कर दिया तो इसके कुछ लक्षण भी थे, अर्थात संशोधित आवर्त सारणी के कुछ लक्षण हैं जो निम्न प्रकार से हैं। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में 1 से लेकर के 8 तक तथा 0 कुल मिलाकर 9 वर्ग हैं। इन्हें 1 से 7 तक कुल 7 आवर्त रखे गए हैं। अर्थात मेंडलीव ने जब अपना आवर्त सारणी बनाया, संशोधित किया, उसमें उन्होंने 7 36 लाइनें खींचा जिसे आवर्त के नाम से, तथा 9 ऊर्ध्वाधर लाइन खींचा जिसे वर्ग या समूह के नाम से हम लोग जानते हैं। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में वर्ग और समूह को 2 अलग अलग तरीके से विभाजित किया। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं वर्ग के कुछ लक्षण हैं जो निम्न प्रकार हैं। सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर खाने हैं जिन्हें हम वर्ग कहते हैं। वर्गों की संख्या 1 से 9 न होकर 1 से 8 तक हैं और उसके बाद जो 9वां वर्ग है वह अक्रिगैस का है जिसे शून्य वर्ग समूह कहते हैं। प्रारंभ में आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग थे। अक्रिगैसों का शून्य वर्ग बाद में जोड़ा गया और शून्य वर्ग तथा 8वें वर्ग को छोड़कर प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा गया। ये उपवर्ग ए और बी के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ग में 2 उपवर्ग होते हैं जिन्हें हम उपवर्ग ए और उपवर्ग बी के नाम से जानते हैं। तो ये आपके वर्ग के रहे लक्षण। अब दूसरा आपका रहा आवर्त के लक्षण। तो आवर्त के क्या लक्षण हैं वो हम लोग जान लेते हैं। आवर्त सारणी में मेंडलीव ने अपने संशोधित आवर्त सारणी को 36 पंक्ति को आवर्त कहा। इन्होंने कुल 7 36 पंक्तियाँ बनाई थी जिसे हम आवर्त भी कहते हैं। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में 7 आवर्त को विभाजित किया है। इसमें प्रथम आवर्त, द्वितीय आवर्त व तृतीय आवर्त, ये जो तीनों आवर्त होते हैं, इन आवर्तों में तत्वों की संख्या कम होती है, इसलिए इन्हें हम लोग लघु आवर्त और जो शेष आवर्त होते हैं जैसे आपका चौथा, पाँचवां, छठवां है और सातवां है, ये आवर्त दीर्घ आवर्त होते हैं। लेकिन आपको ध्यान हो, मेंडलीव ने अपने 7वें आवर्त में कुछ स्थान रिक्त छोड़ा था, अर्थात 7वां आवर्त अभी पूरी तरह से भरा नहीं हुआ है, अर्थात यह अपूर्ण है। तो चलिए आवर्त का पहला लक्षण आपका रहा जो निम्न प्रकार से है, जिसे हम पॉइंट वाइज के जरिए समझते हैं। पहले आवर्त में मेंडलीव ने 2 तत्वों को रखा था, अर्थात 2 तत्वों की संख्या बहुत कम है, इसलिए मेंडलीव ने अपने दूसरे आवर्त को अति लघु आवर्त के नाम से जाना। तो जो आपका पहला आवर्त है उसे हम लोग अति लघु आवर्त के नाम से जानते हैं।
इसके बाद आपका जो आता है दूसरा आवर्त और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, इसलिए इनको हम लघु आवर्त भी कहते हैं। अर्थात दूसरे और तीसरे दोनों आवर्तों में तत्वों की संख्या 8 ही है, इसलिए ये थोड़ा सा पहले से बड़ा है, इसलिए इसे लघु आवर्त कहते हैं। अब चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व को रखे गए हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं, क्योंकि इसमें आवर्तों की संख्या कुछ ज़्यादा है और तत्वों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इन्हें हम दीर्घ आवर्त कहते हैं। अब बचा आपका छठवां, तो छठवें आवर्त में कुल 32 तत्व हैं। इसमें परमाणु संख्या 58 से 71 तक के तत्व अर्थात 14 तत्व शामिल हैं, जिन्हें हम लोग लैंथेनाइट या दुर्लभ मृदा धातुएं भी कहते हैं, मृदाएं कहते हैं। इसलिए हमारा जो छठवां आवर्त है इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। अब आपका जो 7वां आवर्त है, 7वां आवर्त अपूर्ण आवर्त है। इसमें 32 तत्व हैं। इसमें परमाणु संख्या 90 से 103 तक के तत्व अर्थात इसमें भी 14 तत्व हैं। इसे एक्टिनाइड श्रेणी भी कहते हैं। इस आवर्त के अधिकांश तत्व कृत्रिम रूप से परमाणु संधान के प्रयोग से प्राप्त हुए हैं। भविष्य में और नए तत्वों की खोज की संभावना है। आपको याद रहे 7वां आवर्त जो है, 7वें आवर्त को हम लोग जो कि अभी पूरी तरह से भरा नहीं है अर्थात अपूर्ण है, इसे एक्टिनाइड श्रेणी भी कहते हैं। और जो आपका 6वां आवर्त है इसे लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व भी कहते हैं। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे देता है एक्टिनाइड श्रेणी किस आवर्त के तत्व होते हैं, तो आप बताएंगे एक्टिनाइड जो हमारे श्रेणी के तत्व होते हैं वो 7वें आवर्त के होते हैं। ये कृत्रिम रूप से रेडियोएक्टिव होते हैं। इन तत्वों में रेडियोएक्टिवता का गुण बहुत ज़्यादा होता है और इनके नाभिक भी बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। तो ये जो हमारा 7वां आवर्त रहा इसमें भी 32 तत्व होते हैं। इनके परमाणु संख्या जो होते हैं 90 से 103 तक हैं, जो कि 14 तत्व इसमें सम्मिलित हैं। तो ये आ रहा आपका आवर्त के कुछ लक्षण, जिसे हमने पहले आवर्त में 2 तत्व लघु अति लघु आवर्त, फिर दूसरे तीसरे में 8 इससे लघु आवर्त, फिर चौथे पाँचवें में 18 तत्व होते हैं जैसे दीर्घ आवर्त, और 6वें में 32 तत्व होते हैं, इसको भी अति दीर्घ आवर्त, और 7वां भी पूरी तरह से खाली है। तो इसलिए ये अति दीर्घ आवर्त श्रेणी में अति दीर्घ आवर्त के श्रेणी में ये भी आएगा, लेकिन इसमें भी अभी पूरी तरह से अभी भरा नहीं हुआ है। तो इसमें अभी भविष्य में खोज होने की संभावना है, तो इसलिए हम लोग इसको भी अति दीर्घ आवर्त श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी ये अपूर्ण है। क्लियर हुआ? तो ये आपके रहे आवर्त के कुछ लक्षण, जिससे हमने आपको पॉइंट जरिए समझा दिया। तो वर्ग और समूह के लक्षण हो गए आपके। तो आइए एक जान लेते हैं। आपको कभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला तत्व है और हमेशा पूछता भी रहता है ज़्यादातर कि प्रारूपी तत्व किसे कहते हैं, प्रारूपी तत्व क्या होता है।
आपको बता दें, तृतीय आवर्त अर्थात तीसरे आवर्त के तत्व जैसे आपका सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब के सब तृतीय आवर्त के तत्व हैं। ये तत्व हमारे प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। आपको ध्यान रहे, तृतीय आवर्त के तत्व को ही हम लोग प्रारूपी तत्व कहते हैं। दीर्घ आवर्त के तत्व जो प्रारूपी तत्वों से समानता रखते हैं वे प्रसामान्य तत्व कहलाते हैं, और शेष जो तत्व बचे जाते हैं उन शेष बचे हुए तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व, अधिकतर संक्रमण तत्व हमारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, अर्थात ये डी ब्लॉक में रखे गए हैं। इसमें ज़्यादा संक्रमण तत्वों की संख्या होती है। संक्रमण तत्व वो होते हैं जिनके बाह्य कोश के 2 कोश अर्थात 2 कक्षा पूरी तरह से खाली हो, उनके 2 कक्षक में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन न भरे हो, ऐसे तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व में आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद आयरन, कॉपर, ये सब के सब हमारे संक्रमण तत्व के उदाहरण हैं। तो ये आपका संक्रमण तत्व समझ में आया होगा। तो प्रारूपी तत्व भी समझ में आ गया। उदाहरण आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे देगा, कहेगा सोडियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीज और क्लोरीन, इन चारों में निम्न में कौन सा प्रारूपी तत्व है। तो आपको ध्यान रहे, तृतीय आवर्त में हमारा केवल इसमें सोडियम ही आएगा, इसलिए आपका जो ऑप्शन रहेगा वही आपका प्रारूपी तत्व हो जाएगा। तो तृतीय आवर्त के जो भी तत्व होंगे वो हमेशा प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आवर्त सारणी के कुछ वर्गों की विशेषताएं हैं, उन्हें हम लोग समझते हैं। तो चूँकि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 9 है, इनकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला आपका रहा, चूँकि आप जानते हैं संयोजकता के बारे में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे वीडियो में। संयोजकता किसी 2 परमाणुओं के बीच उनके संयोजन क्षमता को दर्शाता है, अर्थात 2 परमाणुओं के मध्य उनके इलेक्ट्रॉन के संयोग करने की क्षमता होती है। किसी वर्ग की क्रम संख्या उस वर्ग के तत्वों की ऑक्सीजन के अनुसार संयोजकता दर्शाती है। किसी एक वर्ग में सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, आपको याद रहे। और वर्ग समूह संख्या जो हमारा है, 0 समूह के वर्ग के तत्व, इन सब की संयोजकता 0 होती है, क्योंकि इनके सभी अष्टक पूर्ण होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 रहा कि एक ही वर्ग में अर्थात एक ही उपवर्ग में जो भी तत्व उपस्थित होंगे उनके गुणों में आपस में समानता पाई जाएगी, लेकिन उसी वर्ग के दूसरे उपवर्गीय तत्वों में भिन्नता होती है। तो आपको याद रहे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो एक ही वर्ग में तत्व रखे गए हैं उनके गुणों में समानता पाई जाती है। दूसरा पॉइंट रहा वर्ग का विशेषता। वर्ग में यदि हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है, अर्थात इनके भौतिक और रासायनिक गुण हमेशा बदल जाते हैं। यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो उनके रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। अगला पॉइंट आप जानेंगे, प्रत्येक उपवर्ग में किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान से उसके नीचे वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान
अधिक होता है। अगला पॉइंट, प्रत्येक उपवर्ग के तत्वों में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की आयनिक त्रिज्या सदैव बढ़ती है, जिससे उनकी धन विद्युतीय प्रकृति और धात्विकता में क्रमिक वृद्धि होती है और गलनांक क्रमिक रूप से घटता जाता है। अर्थात आप ध्यान रखिएगा, अगर वर्ग में ऊपर से नीचे हम आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, उनके गलनांक में हमेशा कमी आती है, अर्थात उनका गलनांक हमेशा घट जाता है और उनके आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होने के कारण उनकी जो धन विद्युतीय प्रकृति होती है उसमें भी वृद्धि हो जाती है, अर्थात उनके धन विद्युतीय जो लक्षण होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। वर्ग 1 से 4 तक तत्वों की धन विद्युतीय क्रमिक रूप से कमी होती है और वर्ग 5 से 8 तक जो तत्व होते हैं इनके ऋण विद्युतीय प्रकृति में वृद्धि होती है। अतः हमारा जो वर्ग संख्या 4 हैं ये संक्रमण वर्ग कहलाते हैं, क्योंकि इसमें संक्रमण तत्व को रखे गए हैं। तो ये आपका रहा वर्ग की विशेषताएं, जिन्हें हम लोग पॉइंट के ज़रिए से सीखा और हमें आशा है कि आपको समझ में आया भी होगा। और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम आवर्त की कुछ विशेषताओं को लेंगे, साथ में उसमें हम लोग मेंडलीव के आवर्त सारणी के कुछ उपयोग और महत्व रहेंगे जिसे हम लोग, और साथ में विकर्ण संबंध भी है जिसे हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना पढ़ाई करते रहिएगा।